नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। हाल ही में TRE 3.0 का री एग्जामिनेशन संपन्न हुआ है। सभी अभ्यर्थी यानी जितने लोगों ने अपना TRE 3 का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने अपना स्कोर कार्ड मिला चुके होंगे। जिनका सेफ़ जोन होगा वे रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं, और जो सेफ़ जोन में नहीं होंगे यानी कि सेफ़ जोन से नीचे लगभग, अब कट ऑफ हम क्या ही बताएं, आप लोग कट ऑफ यूट्यूब पे आप देख चुके होंगे, ठीक है ना। तो उसके आप लोग सेफ़ जोन में खुद को मिला लीजिएगा कि आपका 80, 75 या जितना भी बन रहा हो। तो वे विद्यार्थी सेफ़ जोन में होंगे, रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। जो सेफ़ जोन में नहीं होंगे वो इस समय व्यर्थ किए बिना TRE 4 में लग जाएंगे, ठीक है। TRE 4 जो होगा ना एग्ज़ाम, समझिए इसमें बहुत सारे नए अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं महाभारत के युद्ध जैसा ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जब युद्ध जैसा एग्ज़ाम होगा तो हम लोग को तैयारी भी युद्ध स्तर पर ही करना होगा, ठीक है। ये वीडियो जो हम बनाए इसका मेन पर्पस है TRE 3 में जिस लेवल का प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर इसमें प्रश्न डालना। और जितना लगभग पुराने जितने स्टूडेंट होंगे या नए भी जितने स्टूडेंट होंगे उन्होंने नोट्स बहुत सारा रिवाइज कर लिया होगा, बस सेट प्रैक्टिस लगाने में कमी किए होंगे। तो इस वीडियो में लगभग हम लोग केवल चैप्टर वाइज सेट प्रैक्टिस ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th में जिनका 11, 12th का जो होगा ना PGT का, जिनका हिस्ट्री होगा उनके लिए होगा, ठीक है ना। तो हम मेनली हिस्ट्री का और पॉलिटी का और इसका ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, NCERT और SCERT का चैप्टर वाइज, ठीक है। आज से हम लोग जो मतलब समझिए NCERT के स्तर से प्रश्न लगाया जाएगा और TRE 3 से संबंधित भी होगा। और इसका लेवल जो होगा हाई लेवल का प्रश्न होगा, यानी कि हाई लेवल का प्रश्न इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मिलेंगे इसमें और वो लगभग तैयारी कर चुके होंगे। और प्रश्न का लेवल भी आप लोग TRE 3 में बैठे होंगे तो देख चुके होंगे कि कैसा प्रश्न आया है। सिद्धांतिक लेवल का प्रश्न आया है और कथन कारण के तरह भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद से 6ठा से 12वां का जो इतिहास होगा उसका सभी पाठ जो होगा ना, जैसे कि ऐतिहासिक स्रोत है उसमें पूरा मतलब चैप्टर वाइज इसमें हम लोग क्या करेंगे, MCQs लगाएंगे। और इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, इस चैप्टर का नाम होगा ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है। इसमें टोटल इस इतिहास के सब्जेक्ट में मतलब टोटल आपको 35 गो चैप्टर होगा और रोज़ एक एक चैप्टर या उसका सब पार्ट हम लोग अपलोड करके देखते चलेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक स्रोत, तो इस ऐतिहासिक स्रोत में आपको सब पार्ट इसका होगा। जैसे पहला पार्ट है पुरातात्विक स्रोत, उसी तरह सेकेंड पार्ट होगा साहित्यिक स्रोत, उसके बाद होगा इतिहास लेखन और विविध। और ऐतिहासिक स्रोत का आप लोग तो बहुत सारा नोट्स मिल जाएगा आपको, क्राउन में देख लेंगे, लूसेंट में देख लेंगे, या और भी बहुत सारे कोचिंग है उनका आप लोग देख लिए होंगे। तो हम इसमें मेनली हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं कि ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं या क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, हम आशा करते हैं। हम इसमें आप उस चैप्टर से संबंधित MCQs लगाएंगे। जैसे इसमें देखिए क्या मिलेगा आपको, न्यू NCERT क्लास 6, जिसका नाम है, किताब का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इस चैप्टर में, चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत में। उसके बाद ओल्ड NCERT क्लास 11th का, जिसका नाम है किताब का प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, ठीक है। उसके बाद देखिए इस चैप्टर का हम बात कर रहे हैं न्यू NCERT क्लास 12th, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, भौगोलिक ढांचा, राजा, किसान और नगर, इससे संबंधित इसमें प्रश्न होगा। यानी कि इस चैप्टर में, ऐतिहासिक स्रोत चैप्टर में क्लास 6 का, उसके बाद से क्लास 11th का और क्लास 12th का जो चैप्टर का नाम दिया उससे संबंधित इसमें प्रश्न होगा, ठीक है ना। एकदम हम लोग ट्रैक पे चल रहे हैं, आउट ऑफ ट्रैक नहीं है। ज़्यादा के चक्कर में पढ़िएगा तो एग्ज़ाम छूट जाएगा, इसलिए सोर्स लिमिट रखिए, उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से इस वीडियो में आपको मतलब बहुत कुछ नया मिलने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पॉलिटी शुरू किया जाएगा।
चलिए आइए हम लोग समय व्यर्थ किए बिना इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला इसका सब टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। इससे लगभग हम लोग प्रश्न लगाने वाले हैं। पहला प्रश्न है प्राचीन कालीन स्थलों के उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, यानी कि गलत कथन खोजना है। ये आपको चैप्टर 3 क्लास 11th का ओल्ड NCERT का प्रश्न बना हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। केवल उत्तर भारत में 100 के साथ औजार भी मिले हैं। उत्खनन से किसी संस्कृति की भौतिक अवस्था उद्घाटित होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है कि उत्खनन से संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि केवल उत्तर भारत में 100 के साथ औजार भी मिले हैं। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि प्राचीन कालीन स्थलों के उत्खनन के संबंध में कथन बी असत्य है, क्योंकि न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में शवों के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि को दफनाने का प्रचलन था। इन कब्रों के ऊपर ऐसे घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे जिसे महापाषाण कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद है पश्चिम उत्तर भारत। पश्चिम उत्तर समझ रहे हैं, यानी कि भारत हो गया। ठीक है। तो पश्चिम और उत्तर यानी कि हई कोनो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है। ठीक है ना। पंजाब जो है ना, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, राजस्थान, इस कोना वाला। भारत में रोपड़, पंजाब, मांडा, जम्मू कश्मीर आदि स्थलों, यानी कि रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उत्खनन में ऐसे नगरों की जानकारी मिलती है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। उत्खनन से प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है, जिसे पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी आर्कियोलॉजी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद सेकेंड प्रश्न है प्राचीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये आपको ओल्ड NCERT क्लास 11th का चैप्टर 3 का प्रश्न है। प्राचीन सिक्कों के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। प्राचीन सिक्के यानी कि आरंभिक सिक्के पर प्रतीक चिन्ह मिलते थे। दूसरा है बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम मिलते हैं, यानी कि बाद में जो सिक्का आया है। सिक्कों के आधार पर राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। फिर कह रहा है उपयुक्त में से कौन से यह कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी, यानी कि तीनों कथन सही कह रहा है। व्याख्या देखते हैं इसका। कह रहा है कि प्राचीन सिक्कों के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य है। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीन काल में धातु मुद्रा या सिक्का ही प्रचलन था, जिसे आहत सिक्के कहते हैं। कह रहा है कि इन मुद्राओं पर वृक्ष, देवी देवताओं और जंगली जानवरों आदि के प्रतीक चिन्ह और संकेतकों के भी चिन्ह मिले हैं। ठीक है। प्राचीन काल में कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिन पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित, तिथियां माने डेट। ऐसे सिक्कों में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के अश्वमेध तथा वीणा वादन यानी वीणा बजाते हुए इसके समुद्रगुप्त के सिक्का पर उसका चित्र मिला है। कनिष्क के सिक्कों पर शिव की आकृति मिली है। इन सिक्कों की सहायता से राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण तथा मुद्रा शास्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। व्याख्या देख लिया। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह भी ओल्ड NCERT है 11th का चैप्टर 3 का प्रश्न है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में केवल मौर्य काल के अभिलेखों को प्रकाशित किया गया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि में मिलते हैं। ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 और 3 सत्य है, यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरमाइक लिपि में मिले हैं। ठीक है। कथन बी गलत है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि अभिलेखों के संबंध में कथन 1 और 3 सत्य है। पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्कों की अपेक्षा अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख मुख्यतः मोहरों, स्तूपों, प्रस्तर, स्तंभ, प्रस्तर माने चट्टान यानी कि चट्टान के स्तंभ, पिलड़, उसके बाद से चट्टानों, ताम्रपत्रों, मंदिर की दीवारों तथा ईंटों या मूर्तियों पर पाए जाते हैं। उसके बाद से अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, जो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। ठीक है ना। बाएं से दाएं से हम लोग जो लिखते हैं इधर से लिखते हैं ना, तो बाएं से दाएं यानी कि ब्राह्मी लिपि है। जैसे राम
नाम बाएं से शुरू किए हैं, हमारा दाएं इधर है, दाएं से खरोष्टी अरमाइक लिखा जाता है, ठीक है ना। उनमें से कुछ खरोष्टी लिपि के अभिलेख भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिले अशोक के अभिलेखों में यूनानी तथा अरमाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। कथन 2 असत्य है, क्योंकि कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में केवल मौर्य के ही नहीं बल्कि मौर्योत्तर तथा गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों को भी संकलित कर प्रकाशित किया गया है। यानी गुप्त काल और मौर्योत्तर यानी कि मौर्य के बाद, ठीक है ना, शुंग वंश, कण्व वंश जो आया था ना, उसके बारे में इसका चर्चा किया गया है इसमें, ठीक है। सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विकूटन यानी डिसाइफर किसने किया था? चैप्टर 3 ओल्ड एनसीईआरटी, उसके बाद से आईएएस प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए टियर 3 में जिस लेवल का प्रश्न पूछा गया है ना री एग्ज़ाम में, आपको सीएससी लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो उस तरह का प्रश्न भी बनाना होगा। तो हो जाएगा आंसर इसका जेम्स प्रिंसेप थे। सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले डिसाइफर 1837 में यानी पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। जेम्स प्रिंसेप बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद आसीन एक ब्रिटिश अधिकारी था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण थे, जिनकी भाषा सामान्यतः प्राकृत भाषा थी। 1 2 3 4 गो लिपि में था, ठीक है ना, ये भी देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है 5वां नंबर प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए कहाँ कहाँ पूछा है। एक तो क्लास 12th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 का है, बीपीएससी प्री 2019, उसके बाद एमपी पीसीएस प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये हो जाएगा प्रियदर्शी। अपने अभिलेखों में अशोक को सामान्यतः प्रियदर्शी या पियदर्शी नाम से उल्लेखित किया गया है। प्रियदर्शी का अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाला, ये भी देखना होगा, पूछ देगा एग्जाम में। प्रियदर्शी का अर्थ होता है तो मनोहर मुखकृति वाला। मास्की तथा गुर्जर अभिलेख में राजा का नाम अशोक यानी अशोक लिखा है। अशोक के शिलालेख भारत के प्रत्येक दिशा में बड़ी संख्या में उत्कीर्ण कराए गए हैं। दूसरा सब टॉपिक है हमारा साहित्यिक स्रोत। इसमें देखते हैं प्राचीन काल में साहित्यिक स्रोत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, असत्य पूछ रहा है। ये चैप्टर 3 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी का है। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी जाती हैं, ये हमको सही लग रहा है। मध्य एशिया में पांडुलिपियाँ मेष, चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी मिलती हैं। काष्ठ फलक समझ रहे हैं, लकड़ी के। भारत में अधिकतर पांडुलिपियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आंसर भी यही दिया है कि यानी कि ये गलत है, भारत में अधिकतर पांडुलिपियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो कथन सी असत्य है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में साहित्यिक स्रोत के संबंध में कथन सी असत्य है, क्योंकि भारत में अधिकतर पांडुलिपियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके बाद से कह रहा है भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा का प्रसार हुआ था वहाँ ये पांडुलिपियाँ मेघ, चर्म तथा काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई हैं। वर्तमान में अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियाँ पुस्तकालयों में संचित तथा सुरक्षित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको चैप्टर 3 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी का है। सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं, यानी कि जितने वैदिक ग्रंथ हैं बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं। वैदिक साहित्यों में कर्मकांड और पौराणिक आख्यान का वर्णन नहीं है, तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 इसका 1 कह रहा है, ठीक है, यानी कि 1 और 2 कथन सत्य हैं, यानी कि सभी वैदिक ग्रंथों में बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं, ये सही है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ, ये सही है, लेकिन वैदिक साहित्य में कर्मकांड और पौराणिक आख्यानों का वर्णन नहीं है, ये गलत है। कर्मकांड और पौराणिक आख्यान का ही वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में। आइए इसका व्याख्या देखते हैं।
इसका व्याख्या में बता रहा है कि साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों के संबंध में कथन एक और देव सत्य है। साहित्यिक स्रोत के रूप में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में वर्णन करता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिसका कालखंड 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग है, तथा अन्य वेदों का कालखंड 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग प्राप्त है, लगभग का है। प्रायः सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक यानी कि बाद में जोड़े गए तथ्य मिलते हैं, जो प्रारंभ अथवा अंत में होते हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ वर्णित है, जबकि उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन का उल्लेख मिलता है। कथन 3 असत्य है, क्योंकि ऋग्वेद के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्यों में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और आख्यानों का विवरण मिलता है। देखिए, इसमें कुछ जैसे आख्यान हो गया और भी कुछ शब्द जैसे स्तुतियाँ हो गया, साहित्य हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जहाँ से भी पढ़ लीजिए। ये वीडियो केवल आपको क्वेश्चन करवा रहा है, यानी कि आप पहले से पढ़ चुके होंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आप कहीं से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे अभी व्याख्या में हम बता दे रहे हैं, लगभग आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पुराणों के 4 युग में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो निरुक्त, कृत, त्रेता, द्वापर, कली। तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5। इसको क्या है, 4 युग यानी कृति, त्रेता, द्वापर यानी कलयुग पूछ रहे हैं ना, कलयुग चला था, तभी कलयुग चल रहा है। त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कृति युग बीत गया। ये निरुक्त युग थोड़ी है, ये कुछ और चीज़ है। आइए देखते हैं क्या है। पुराणों में शामिल है त्रेता, द्वापर, कली। पुराणों में दिए गए 4 युग में निरुक्त को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक वेदांग है। 6 गो है वेदांग, उसी में से ही आता है, 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, पुराने के अनुसार प्रत्येक युग अपने पिछले युग की अपेक्षा बेहतर नहीं रहा, और कहा गया है कि एक युग के बाद दूसरा युग प्रारंभ होता है, तो तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का पतन हो जाता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की। यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है। तो उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की। यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। कौन, हरिसेन के बारे में। उपयुक्त में से कौन से तथा कथन सत्य, यानी कौन सा कथन सत्य है, इतना कौन सा से इस सब पे मत ध्यान दीजिए। ठीक है, तो डी यानी कि 1 और 3 सत्य है। ठीक है ना, यानी कि उसने हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये बात सही है। देखिए कहाँ कहाँ पूछा है। CGPSC प्री 2017 न्यू NCERT का ये है, 12th का चैप्टर 2 का ये प्रश्न है। तो दिया गया कथन 1 और 2 सत्य है, यानी कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला राजकवि था, जो संस्कृत में रचनाएं करता था। वह प्रयागराज जो वर्तमान उत्तर में स्थित है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार था। इसने काव्यात्मक विशिष्टता के साथ इसकी रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व तथा विजयों का विवरण है। असत्य कथन कौन सा है। देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, ना कि हरिसेन का है। उसके बाद से 10वां प्रश्न है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हो जाएगा कश्मीर के इतिहास से संबंधित। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी जिसका अर्थ है राजाओं की धारा। कल्हन ने राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में की। यह संस्कृत भाषा की रचना है। इसमें कश्मीर के शासकों के चरित्रों का संग्रह है। यह ऐतिहासिक लेखन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह पहली रचना है जिसमें आधुनिक काल के इतिहास लेखन के लक्षण मौजूद हैं। और 11वां प्रश्न जो 11th ओल्ड NCERT से लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि वेदांग है, उसका अर्थ दिया गया है। शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, निरुक्त,
भाषा विज्ञान, छंद, युद्ध कला, यानी कि आंसर में दिया है छंद और युद्ध कला का मिलान सही नहीं है, बाकी तीनों का मिलान सही है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए युग्मों में से युग्म डी सही सुमेलित नहीं है। छंद से तात्पर्य पदों को चरणबद्ध तरीके से वर्णों के निश्चित मान के अनुसार लिखे जाने से है, अतः इसका संबंध कविता की लेखन शैली से है, न कि युद्ध कला से है। छंद का संबंध किससे है? कविता की लेखन शैली से, याद कर लीजिएगा। वेद के मुख्यतः 6 अंग है जिन्हें वेदांग कहा गया है। इनके माध्यम से वैदिक मूल ग्रंथों के अर्थ समझने का प्रयास किया गया है, उन्हें वेदांग कहते हैं। जो इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। आइए उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में दिया गया है? तो हो जाएगा आपको, ये आपको चैप्टर 3 है, ओल्ड एनसीईआरटी 11th का है, तो हो जाएगा अष्टध्यायी। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण अष्टध्यायी में दिया गया है। पणनी द्वारा रचित सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण अष्टध्यायी में दिया गया है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, जो मूलतः एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने हेतु पणनी ने तत्कालीन समाज, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के व्यापक पक्षों को उजागर किया था। ठीक है, ये तक्षशिला से संबंधित थे पणनी। उसके बाद है महाभारत। 13वां प्रश्न। महाभारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको 11th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 3 का ही प्रश्न है। ठीक है, यह 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति का आभास देता है, यानी कि घटित हुआ है। देखिए एनसीईआरटी में ना भाषा पकड़ना होगा। अभी आप लोग एग्जाम दिए होंगे टियर 3 का, तो आपको पता चलिए होगा कि हिंदी भाषा कितना मायने रखता है। देखे थे ना कितना घुमा घुमा के दिया था, तो उस तरह का प्रैक्टिस, इसलिए हम इतना थोड़ा सा टफ प्रैक्टिस लाए हैं कि आदत डाला जाए उस तरह का। ठीक है, इसमें पहले इसमें 1000 श्लोक थे, इसे जय कहा जाता था। बाद में 24,000 श्लोक हो जाने पर भारत कहा गया, 1 लाख श्लोक हो जाने पर महाभारत कहा गया। यानी कि इसका कौन सा कथन सत्य है? 1 3 4, यानी कि ये वाला सही है, 3वां सही है, 4था सही, यानी कि दूसरा गलत है। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। महाभारत के संबंध में कथन 1 3 4 सत्य है। महाभारत धार्मिक साहित्य का एक प्रमुख स्रोत है। इसे वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। इस महाकाव्य में 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की स्थिति का वर्णन मिलता है। उसके बाद कह रहा है इस महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाने की स्थिति में से भारत नाम दिया गया, क्योंकि इसने प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। इस महाकाव्य में अंततः श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने के पश्चात इसे मूल रूप से महाभारत या सप्त सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा। असत्य कथन है, क्योंकि दूसरा कथन महाभारत में केवल 8800 श्लोक थे और इसे जय कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजय संबंधी ग्रंथ। ये क्या कह रहा है? 1000, तो ये गलत कथन था। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, सही कथन हमको लग रहा है। ठीक है ना, पाली भाषा कनौज के या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी। ये कथन सही नहीं लग रहा है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथा कहलाती हैं, ये सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3, एक कथन और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। उसके बाद देखिए व्याख्या देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में कथन 1 और 3 सत्य है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथों को ईसा पूर्व 2री सदी में अंतिम रूप से श्रीलंका में संकलित किया गया था। बौद्ध ग्रंथों के धार्मिक शिक्षा से संबंधित अंश बुद्ध के समय की स्थिति का बोध कराते हैं। ये बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्धों माने बौद्ध लोग धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक तथा तथ्य यानी फैक्ट महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ये कथाएं जातक कहलाती हैं। ये जातक कथाएं एक प्रकार की लोक कथाएं हैं, जो लोग माने इंसानों द्वारा कहा गया, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री शताब्दी ईस्वी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। दूसरा कथन यानी कि पाली भाषा कनौज या उत्तरी बिहार में नहीं बल्कि मगध अर्थात दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। 15वां प्रश्न है जैन साहित्यिक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित। देखिए ये जो चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत, थोड़ा सा टेढ़ चैप्टर है, नहीं समझ में आता है सबको। ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद से पूरा और एक और आता है पाषाण काल वाला, बहुत टेढ़ चैप्टर है, समझ जाइए।
बहुत दिमाग लगा के समझना, लगेगा कि सब एक के है, इसलिए थोड़ा सा भाषा टेढ़ टेढ़ है। जब खत्म होगा मोहनजोदड़ो शुरू होगा तब मज़ा आने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको भी लेकर थोड़ी छोड़ना थोड़ी होगा, इसको भी लेकर चलना होगा। क्या पता कब बीपीएससी का मूड घूमे। देखे थे सब लोग टीयर 6 to 8 को 9th 10th में पढ़ के गया था वर्ल्ड हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत, पूछ दिए 2-3 गो चैप्टर से, मूड घूम गया होगा उसका। उसी तरह कौन चैप्टर से उठा के 20 गो प्रश्न डाल देगा। इसीलिए हमको सब चैप्टर को कम से कम बढ़िया से डीपली लेके के चलना होगा, ठीक है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी ईसा की 8वीं सदी में। यार सीधे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बल्लभी में इन्हें संकलित किया गया था। जैन ग्रंथ में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। कथन देखिए कौन सा सत्य है, यानी कि 1 और 3 कथन सत्य हैं, ठीक है। आइए व्याख्या इसका देखते हैं। जैन साहित्य स्रोतों के संबंध में 3 सही है। बौद्ध ग्रंथ के साथ साथ जैन ग्रंथ भी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत रहे हैं जिनकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनेक ऐसे अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में व्यापार और व्यापारियों से संबंधित उल्लेख बार बार मिलते हैं। असत्य कथन देखिए, क्योंकि ईसा की 8वीं सदी में नहीं बल्कि 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। 16 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि जिन कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उसके बारे में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। यह एक विधि ग्रंथ है, सही लग रहा है। ये 15 अधिकरणों में विभक्त है, ये भी सही है। 15 अधिकरण याद रख लीजिएगा। इसमें पहला और 7वां अधिकरण प्राचीन है, ये गलत लग रहा है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन की सामग्री मिलती है। मौर्य काल के बारे में आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सी कथन असत्य, क्योंकि यह एक विधि ग्रंथ है जो 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, जिसका दूसरा और तीसरा खंड प्राचीन है, न कि पहला और 7वां अधिकरण। दूसरा और तीसरा खंड प्राचीन है, याद रखिएगा। इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं। इस ग्रंथ के द्वारा, ठीक है, इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं। इस ग्रंथ के द्वारा प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के संबंध में सहयोग मिलता है, ठीक है ना। राजतंत्र और अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न है, लगभग इसमें हम लोग 40 प्रश्न करेंगे। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है, सही है। इनका संकलन ईसा की आरंभिक 4 यानी शुरुआती 4 सदियों में हुआ है, यो सही है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिले, यो सही है। यानी कि तीनों कथन इसका सही है। व्याख्या देखिए, संगम साहित्य के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य है। प्राचीनतम तमिल ग्रंथों को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूछिएगा संगम साहित्य कौन है, तो प्राचीनतम तमिल ग्रंथ को संगम साहित्य कहते हैं। इन साहित्यों का सृजन तत्कालीन राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र कवियों या भाट किसे कहते हैं, राजाओं या यशगान करने वाली एक जाति, यानी राजाओं का यशगान यानी खूब बड़ाई करने वाला, जैसे राज दरबार में नाच गान करने वालों को भाट बोला जाता है, ठीक है, द्वारा ईसा की आरंभिक 4 सदियों में किया गया था, जबकि इसका अंतिम संकलन संभवतः 6ठी सदी में हुआ मालूम पड़ता है। देख लीजिए कैसा कैसा हिंदी यूज कर रहा है, समझिए IAS लेवल का। पढ़िएगा कुछ और, लिखाएगा कुछ और। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में लिखे गए हैं, जो 8 तौके में विभक्त है। ये पद 100 के समूहों में संग्रहित है। लोग भी पचाई लीजिए इसको। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था, कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये Tier 2 का प्रश्न है, किसका है, Tier 2। इससे संबंधित एग्जाम 3 में भी पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना, ध्यान खोजिएगा आप लोग। देखिए व्याख्या देखते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन ने सिकंदर के समकालीन सेंड्रोकोटस नाम की चर्चा की है, ठीक है। यानी कि सिकंदर के समकालीन कौन था, सेंड्रोकोटस।
जस्टिन के विवरण से यह पता चलता है कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण के समय 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसी समय 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था। अतः यूनानी विवरण में सेंड्रोकोट्स नामक वह व्यक्ति कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। जियोग्राफी टॉलमी, नेचुरल हिस्ट्री का हेरोडोटस, सियूकी ह्वेंगसांग, इंडिका मेगास्थनीज। आप लोग सियूकी तो जानते हैं, ह्वेंगसांग, इंडिका मेगास्थनीज जानते ही हैं। जियोग्राफी टॉलमी, तो इसका बी हमको सुमेलित नहीं लग रहा है, ठीक है ना। नेचुरल हिस्ट्री का बी सही नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने ईसा की पहली सदी में की थी, न कि हेरोडोटस ने। ईसा की पहली सदी ईस्वी में, ठीक है। एक में लैटिन भाषा में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किस में मिलता है, नेचुरल हिस्ट्रिका में मिलता है, जिसकी रचना प्लिनी ने किया था, ठीक है। पीली नहीं, कुत्ता के बच्चा का नाम नहीं है, प्लिनी नाम है। ज्योग्राफी की रचना यूनानी लेखक टॉलमी ने किया था। सीयू की रचना ह्वेंगसांग ने किया था। ये कौन था, बौद्ध तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के काल में आया था और हर्षकालीन भारत के बारे में जानकारी देता है उस किताब में। इंडिका मेगास्थनीज की रचना जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में यात्रा पर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो हो जाएगा खारवेल, हर्षवर्धन, अशोक या कनिष्क। तो हो जाएगा ये आपको खारवेल। ये आपको यूपीपीसीएस प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल ने इस अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का वर्णन वर्षवार किया है। खारवेल ने नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद तथा अशोक के कलिंग पर आक्रमण की चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख में की है। हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। आइए 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मिलान करने वाला है, ठीक है। मिलान कीजिए आप लोग। बाणभट्ट के कौन सा होगा, आपको हर्षचरित होगा, ठीक है। उसके बाद से विल्हन का होगा विक्रमांक देवचरित, वश से विल्हन, वश से विक्रमांक देवचरित। उसके बाद से अतुल का होगा मूसिक वंश, संध्याकर नंदी का होगा रामचरित, ठीक है। याद कर लीजिएगा, रामचरित के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मिला लीजिए, जैसे बाणभट्ट हर्षचरित, विल्हन विक्रमांक देवचरित, अतुल मूषिक वंश, संध्याकर नंदी रामचरित, ठीक है। व्याख्या में देख लीजिए इसको आप लोग। देखिए इसमें व्याख्या में हम लोग पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना ईसा की 7वीं सदी में की थी, ठीक है। ईसा के जन्म के 7वां यानी कि 7वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ भाषा लिखता है एनसीईआरटी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यह एक गद्य काव्य है जिसमें हर्षवर्धन का शुरुआती जीवन दिया गया है। विल्हन के द्वारा लिखी गई विक्रमांक देवचरित में कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों के संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है, समझ गए हैं। अतुल द्वारा 11वीं सदी में लिखित मूसिक वंश एकमात्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मूसिक वंश का वृत्तांत है जिसका शासन क्षेत्र उत्तरी केरल था। संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित ग्रंथ 12वीं सदी में लिखी गई जिसमें कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच हुई लड़ाई तथा रामपाल के विजय होने का पूरा वृत्तांत लिखा। वृत्तांत समझे, विवरण माने कच्चा चीटा पूरा लेखा कहानी। वृत्तांत एनसीईआरटी का भाषा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत 2 स्रोत पढ़ लिए, अब लोग तीसरा स्रोत पढ़ेंगे, कौन, इतिहास लेखन पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा विविध और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर एससीईआरटी बुक का 9th-10th का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा डिटेल पढ़ाए हुए हैं। आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया है, तो इसका होगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। इसको रट लीजिए साफा, ठीक है।
आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 ईस्वी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से कराया गया। यह सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाने वाली स्मृतियों में शामिल है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद प्राचीन भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए करवाया गया था। उद्देश्य भी आप लोग देख लिए इसका। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन चारों देख लीजिए, विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। फिर उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में, इस समय क्या हो रहा था, फ्रांस की क्रांति हो रहा था, ठीक है, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसी समय अमेरिका में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ब्रिटिशों द्वारा प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के प्रयास की दिशा में व्यापक कार्य आरंभ हुए, जो लगातार 18वीं सदी तक चलते रहे। इसी कड़ी में 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या है? एक शोध यानी कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर विलियम, देखिए टियर 3 में थोड़ा थोड़ा मिला है क्वेश्चन का लेवल, कथन कारण टाइप का दिया था। टियर 4 में इसी तरह का देगा, क्योंकि जब कैंडिडेट बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन का लेवल हार्ड किया जाता है। तो इसीलिए हम इस बुक को उठाए हैं और इस प्रश्न को क्लियर किए हैं। अब आप लोग कमेंट में मत पूछिएगा बुक कौन सा है, ठीक है, ये आप लोग इत्मीनान से इस वीडियो को देखते जाइए और व्याख्या के साथ पढ़ते जाइए, बहुत मज़ा आएगा। सर विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है। कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो सर विलियम 24 नंबर प्रश्न है, टोटल 40 प्रश्न हम लोग इसमें लगाएंगे एक चैप्टर से, ठीक है। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था, ठीक है। यानी कि ये दोनों कथन गलत है, ये तीसरा कथन सही है, यानी कि ऊपर नीचे दे दिया है। इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि कथन ए। फिर पूछे उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल तीसरा कथन सत्य है। व्याख्या में सब क्लियर हो जाएगा, ये देखते हैं। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में कथन 3 सत्य हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत में व्याप्त सभी कुरीतियों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के गहन अध्ययन को अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। यानी कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो हो जाएगा आपको विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक है। इसी आधार पर उन्होंने 1904 ईस्वी में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास भी तैयार किया। इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक इतिहास को प्रावधानता दी, यानी कि जो सही वाला का व्याख्या कर दिया, अब गलत वाला का व्याख्या देखिए क्या कह रहा है। 1 और 2 असत्य है, क्योंकि सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। विलियम जोन्स ने किसका अनुवाद किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और उसमें क्या दिया है देख लीजिए, इसमें कह रहा है सर विलियम जोन्स ने इसमें क्या दिया है, सर विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी कथन गलत है, ठीक है। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो फिर भगवत गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो भगवत गीता का विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। फिर यहाँ पूछ रहा है कथन 2 गलत है। विल्किंस ने भारत कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, गलत। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? देखिए, यानी कि एक कथन तो हो गया विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी गलत है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विल्किंस ने किया था, ठीक है। और सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे, ठीक है, विलियम जोन्स ने। यानी विल्किंस ने
इसका किया, विल्किंस ने इसका किया, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। इतना बात ये कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपना नोट में, ठीक है, नोटबुक में। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित खोजना है। इंडो एरियंस राजेंद्र लाल मित्र, ये सुमेलित है। सी दिया हुआ है, यानी कि ए हिस्ट्री ऑफ एशिएट इंडिया आरसी मजमूदार, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नीलकंठ शास्त्री, ये सही है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पांडुरंग वामन काने, ये भी सही है। इंडो एरियंस राजेंद्र लाल मित्र, ये सही है। केवल ऑप्शन सी सही नहीं है, व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं, सी सुमेलित नहीं है क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत के इतिहास पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। हालांकि दक्षिण भारतीय इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री ने भी अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में अपनी इन गलती को सुधारते हुए दक्षिण भारत इतिहास का समुचित ध्यान दिया था। आरसी मजमूदार की रचना हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल है। देखिए, ये टोटल एनसीईआरटी का है, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ लग रहा है। अब जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े होंगे, लुसेंट, क्राउन और इधर उधर का पढ़ेंगे, उनको एक प्रश्न नहीं भेटाएगा और बीपीएससी पूछ देगा तो कहिएगा जा बीपीएससी आउट ऑफ सिलेबस पूछता है। टोटल एनसीईआरटी ही है, ये लिख दे रहा है, देख रहे हैं, लिख रहा है किस चैप्टर का है ये, आप जाके चैप्टर में ढूंढ भी सकते हैं। और राजनैतिक इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए.एल. बॉसम ने वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। बॉसम के अनुसार अतीत का अध्ययन क्या है, जिज्ञासा और आनंद के लिए होनी चाहिए। यह पुस्तक वर्ष 1941 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए 1 या 2, यानी कि 1 और 2 सत्य है, तीसरा असत्य है। अब इसका व्याख्या देखते हैं, ठीक है। और राजनैतिक इतिहास लेखन के संबंध में 1, 2 सत्य हैं। ब्रिटिश इतिहासकार और संस्कृत के विद्वान ए.एल. बॉसम ने अपनी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया, पूछ देगा वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा आपको ए.एल. बॉसम ने प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है और इन दोषों को नहीं दोहराया है, जिससे पूर्व लेखक वी स्मिथ ने दोहराया था। ग्रसित थे यानी कि दोहराया था, ऐसा ये शब्द का यूज करेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ए.एल. बॉसम के कुछ लेखों से यह पता चलता है कि वह नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में रुचि रखते थे। नास्तिक संप्रदाय समझ रहे हैं, यानी धर्म कैसा, नास्तिक यानी जो पूजा पाठ नहीं मानता था, उसके भौतिकवादी दर्शन में रुचि रख लिया। हालांकि उन्होंने अपने बाद के कुछ लेखों के माध्यम से यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन जिज्ञासा और आनंद के लिए होना चाहिए। क्यों इस पुस्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था, 41 में नहीं हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन लेकर तो चलना पड़ेगा, जॉब लेना है तो। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया था, तो हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी। इसको रट लीजिए साफा, एनसीईआरटी 11th का चैप्टर 2 में ही दिया हुआ है। देखिए इसका व्याख्या देखते हैं, ठीक है। व्याख्या कह रहा है, हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक के भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। वह एक यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए उन्होंने उनकी पुस्तक प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास में नए तरीकों तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण का समावेश मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, ये आपको सब 11th का है ज़्यादा इसमें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पश्चिमी इतिहासकारों ने धार्मिक कर्मकांड, जाति, बंधुत्व और रूढ़ि को भारतीय इतिहास के मूल शक्तियाँ माना है। पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय समाज न बदला है और न बदला जा सकता है। कौन सा कथन सत्य है, यानी कि दोनों कथन सत्य है। इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अब विविध देखते हैं। विविध में दिया है, मैंने मिसलेनियस है,
प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये 11th का चैप्टर 1 का प्रश्न है। तो पूछ रहा है पाक आर्य हिंद आर्य यूनानी ने भारत को अपना घर बनाया, सही है। आर्य सांस्कृतिक उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के अंग थे, गलत है। आर्य हड़प्पा के अंग नहीं थे, ठीक है, वैदिक काल के अंग थे। आर्य जातीय उत्पादन दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति से आए हैं, सही बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संबंध में कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में आर्य सांस्कृतिक उत्पादन हड़प्पा संस्कृति का अंग नहीं है। यह उत्तर के वैदिक और संस्कृति मूलक संस्कृति के अंग है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उत्पादन समेकित हो गए हैं। समझ गए? क्वेश्चन हार्ड लेगा इसी। 30 नंबर प्रश्न है, भारत अर्थात भारतवर्ष में निवास करने वाले को क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो भारतवंशी, भारतवासी या सिंधुवासी। तो इसमें कह रहा है भारत संतति। हो सकता है भाई दिया होगा चैप्टर। संपूर्ण देश भरत नामक एक प्राचीन वंश के अंतर्गत शामिल था, जिसके नाम पर इसे भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया और यहाँ के निवासियों को भारत संतति शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए निवासियों को कह रहा है, ठीक है ना, ध्यान से। भारतवर्ष में निवास करने वालों को क्या कह कर? तो भारत संतति, याद रखिएगा। प्राचीन भारत के लोगों की यह विशेषता थी कि वे एकता के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। उन्होंने देश की अखंडता को बनाए रखा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषता थी? तो हो जाएगा, इस सभी हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था भी था प्राचीन काल में, जाति व्यवस्था भी अपने चरम स्पर्श पर था और भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता भी प्राचीन काल में था, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषताओं में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था तथा भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता शामिल थी। यहाँ तक जहाँ एक और उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, तो वहीं दूसरी ओर देश में भाषा के और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के प्रयास भी चलते रहे। ईसा के पूर्व तीसरी यानी कि 3rd BC, तीसरी BC में प्राकृत भाषा संपर्क भाषा था, यानी कि हम लोग अभी भोजपुरी बोलेंगे एक दूसरा से, ठीक है, या हिंदी बोल सकते हैं संपर्क का भाषा। अंग्रेजी और संस्कृत नहीं ना जल्दी बोला जाएगा उत्तर बिहार में, तो यही संपर्क भाषा, यानी कि टेम्पू वाला, ऑटो रिक्शा, घर में कौन सा भाषा है, वही संपर्क भाषा है। तो उस समय कौन था? प्राकृत था, ठीक है ना। 32 प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए टेढ़िया चैप्टर है, टेढ़, सब लोग भागता है इस चैप्टर से, बहुत लोग। तो बचाना पड़ेगा, सिलेबस है तो क्या कीजिएगा, नौकरी लेना है तो। भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़कर पूरा यूरोप है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग शीत कटिबंध में आते हैं, गलत बात है। शीत कटिबंध में हम लोग कहाँ आते हैं? 1-2 सही है, बाकी गलत है, ठीक है। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत ही सही है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, न कि शीत कटिबंध में है, ठीक है ना। ये होगा इसका आंसर। 33 नंबर प्रश्न होगा, प्राचीन भारत में पश्चिमोत्तर सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुलेमान पर्वत हिमालय के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, यह कथन सत्य नहीं है, ठीक है। चैप्टर 4 है, क्लास 11th का ओल्ड NCERT, ओके। सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर से जुड़ा है, सही है। बोलन दर्रे से प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता था, ये सही है। ईरानी आक्रमण बोलन दर्रे से हुआ था, ये सही है। समझे, एकदम डीप हम लोग चले गए, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएगा सवाल, कोई नहीं जा सकता है। प्राचीन भारत में पश्चिमोत्तर सीमा के संबंध में कथन ए सत्य नहीं है, ठीक है। तो 34 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मध्य एशिया के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल कौन सा था? तो कश्मीर। प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया के लिए मध्य एशिया समझ रहे हैं, उधर का एरिया हो गया, कश्मीर था। गंगा का मैदान तो होगा, नेपाल की घाटी, हिंदू कुश तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका। ये इसका व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारतीय
इतिहास में मध्य इतिहास के लिए बौद्ध धर्म प्रचार का केंद्र स्थल कश्मीर था। कश्मीर घाटी चारों ओर से पर्वतीय क्षेत्र से घिरी होने के कारण ये एक अलग जीवन पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई है। यहाँ पर लोगों के द्वारा सर्दियों और गर्मियों में मैदानी और पहाड़ी भागों में निरंतर आवागमन के पश्चात एक नए तरह के आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण का विकास हुआ है। पढ़त रहिए। उसके बाद है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? तो अरिकमेडु, ठीक है, ये कोरोमंडल तट पर था। कोरोमंडल समझ रहे हैं, तमिलनाडु एरिया, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी का जो तमिलनाडु एरिया है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, उस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। वो पूछ रहा है। प्राचीन भारत में अरिकमेडु कोरोमंडल तट पर अवस्थित बंदरगाह था। कोरोमंडल तट एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु में स्थित है। अरिकमेडु के अतिरिक्त कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम बंदरगाह भी अवस्थित है। यह मुख्यतः व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित थे क्योंकि इन बंदरगाहों के द्वारा अन्य राज्यों से आवागमन आसान था। चोल काल का है कावेरीपट्टनम। प्राचीन भारत में धातुओं की प्राप्ति के संबंध में कारिकल था ना, कारिकल, चोल काल का कारिकल राजा था कारिकाल, वही कावेरीपट्टनम का स्थापना किया था, ठीक है, संगम काल के समय का। प्राचीन भारत में धातुओं की प्राप्ति के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक से प्राप्त हुआ था, ठीक है। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मेसोपोटामिया से टीन का आयात होता था। तो इस कथन को देखना है, कथन कौन सा सही है। तो कथन 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी कह रहा है, यानी 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। मेसोपोटामिया से टीन का आयात होता था, गलत बात है। आइए देखते हैं टीन का आयात कहाँ से होता था। 1, 2 सही है। प्राचीन भारत में सोना कोलार के खानों से प्राप्त होता है, जो KGF है ना, कोलार गोल्ड फैक्ट्री। सोने का सबसे प्राचीन अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक में एक नवपाषाण युगीन स्थल से मिला है। सोने का नियमित प्रचलन ईसा की 5वीं सदी में हुआ था। कोलार कर्नाटक के गंगवंशियों की प्राचीनतम राजधानी भी था। ये भी एक नया सवाल हो गया। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश सीसा के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। इसी कारण आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाले सातवाहन वंश के राजाओं ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए। अब गलत कथन देखिए, टीन का आयात मेसोपोटामिया से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से होता था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का बात चला रहा है। उत्तर वैदिक उत्तर यानी कि वैदिक के उत्तर जहाँ लगा हो, उत्तर समझिए बीत रहा है, उतर रहा है, ठीक है। मौर्योत्तर यानी कि मौर्य काल उतर गया, बीत गया। गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल बीत गया, ठीक है, ठीक है ना। तो वैदिक उत्तर यानी कि वैदिक काल का बीतता हुआ, जो मुख्यतः लोहे का प्रयोग पर आश्रित था, का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो मध्य गंगा घाटी में। आइए देखिए व्याख्या इसका। वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, का विकास मुख्यतः मध्य गंगा की घाटी में हुआ था। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ। मगध राजवंश के उदय का प्रमुख कारण लोहे का नियमित प्रयोग था। बड़े पैमाने पर अवंती राज्य ने लोहे का प्रयोग कर स्वयं को स्थापित किया था, यानी उज्जैन की राजधानी अवंती था उस समय। 38 नंबर प्रश्न, शुरुआती यानी आरंभिक मध्य युग के प्रमाण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से मिलते हैं? यानी कि असम और ब्रह्मपुत्र दोनों से मिलता है। यानी कि मध्य युग का शुरुआती मध्य युग, बीच का मध्य युग और बीतल मध्य युग का नहीं पूछ रहा है। आरंभिक सीधे लिखिए, मध्य युग लिखता तो वो अलग बात हो गया, यानी कि तीनों हो गया, शुरुआती, बीच का और अंतिम, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन पूछ रहा है? शुरुआती पूछ रहा है। आई एक अंतिम उत्तर हो गया, ये बीच का हो गया, तोड़ के पूछ रहा है, याद रखिएगा प्रश्न। यानी शुरुआती मध्य युग का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? असम और ब्रह्मपुत्र घाटी से। टेढ़ पूछबे करेगा। शुरुआती मध्य युग के प्रमाण असम ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र में मिलते हैं। वैदिकोत्तर यानी वैदिक काल बीत रहा था। संस्कृति के बाद लोहे के प्रयोग ने विभिन्न नदी घाटों में राजवंशों और राज्यों के उद्भव को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में अंतिम चरण का महत्व ब्रह्मपुत्र घाटी को प्राप्त हुआ। प्रमुख शक्तियाँ इन नदी घाटियों में प्रभुत्व हेतु निरंतर संघर्षरत में, समझ रहे हैं, मार काट, आसान मत समझ, संघर्षरत है, संघर्ष नहीं कर रहा है हम लोग के जैसा, मार काट, युद्ध, इसका भाषा देखिए, इतिहास और पॉलिटी का भाषा पकड़ लिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, याद रखिएगा। प्राचीन कालीन कलिंग देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
प्राचीन कालीन कलिंग देश के संबंध में कौन सा कथन सत्य कथन नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है। यह वर्तमान के ओडिशा के समुद्रवर्ती पर देखिए समुद्रवर्ती, समुद्र तटीय भी बोल लेता, देख रहे हैं समुद्रवर्ती शब्द का चयन। तो हाई लेवल का एग्जाम में ही पूछेगा सवाल, पकड़ना पड़ेगा। इसकी उत्तरी सीमा महानदी थी, ये सही है। दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी, गलत है। नर्मदा नदी तो उधर गुजरात मध्य प्रदेश और चला गया, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सही नहीं है। कलिंग देश की सीमा गोदावरी नदी तक, ठीक है, ये ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग इसका, इसमें उतना क्या ज़्यादा डिटेल थोड़ी दिया हुआ है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या थी, तो हो जाएगा आपको यूनानी और अरामाइक लिपि हो जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेखों की लिपि यूनानी और अरामाइक है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह स्रोत यानी कि अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख मौर्य शासक अशोक के आदेश पर उत्कीर्ण यानी कि लिखवाया, खुदवाया, गुदवाया गया था, इतना अर्थ हुआ इसका। प्राचीन पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? देखिए पांडुलिपि तो इतिहास तो दुनिया भर के शब्द है, इसको पचाइएगा, ठीक है, भागना नहीं है छोड़ के कि ये देख ले हम सवाल पूछ दी 10 गो तो मुँह बातें रह जाएगा, जा कहा जाएगा पढ़ के गए तो लोग प्राचीन आधुनिक काल पूछ दिया, बलबन पूछ दिया, तो सम्राट अशोक पूछ दिया, यही कहते रह जाएगा, ठीक है ना। प्राचीन पांडुलिपियों में भुर्ज की छाल का प्रयोग होता था, ठीक है। ताड़ के पत्ते को काटकर लेखन कार्य किया जाता था, रट जाइए सब सही है। हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियों की श्रेणी में आती थी, सब सही है, ठीक है। ये इसका व्याख्या बढ़िया से देखिएगा, एक को लाइन नहीं छोड़ा जाएगा। प्राचीन पांडुलिपियों के संबंध में दिए गए कथन सत्य हैं। प्राचीन पांडुलिपियों के अध्ययन को निम्न प्रकार द्वारा समझा जा सकता है। जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता है वह पांडुलिपि कहलाती हैं, ठीक है। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त क्लास 6 का चैप्टर 1 का NCERT का है, ठीक है। होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, यह लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ होता है से निकला है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पांडुलिपियों बिहार समझ रहे हैं जिसमें बौद्ध धर्म के लोग निवास करते थे, बौद्ध लोग जो बौद्ध को मानते हैं, बुद्ध भगवान को मानते हैं ना, उन लोग जहाँ रहता है ना, आप कहाँ रहते हैं, आप अपना घर में रहते हैं, मकान में, तो ये लोग जहाँ रहता था उसको बिहार बोला जाता था। मंदिर और बिहार में ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, प्राचीन कालीन भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं द्रविड़ भाषा से निकली है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग बिंदु के दक्षिण में रहते हैं, सही है। भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग बिंदु के उत्तर में रहते हैं, दोनों सही है, 1 नंबर गलत है, ठीक है। प्राचीन कालीन के संबंध में कथन 1 और 2 गलत है। बिंद पर्वत श्रृंखला भारत के पूर्व और पश्चिम के मध्य भाग में विभक्त, यानी कि बिंद पर्वतमाला है ना जो है उत्तर भारत दक्षिण भारत को बीचों बीच बांट देता है, ये कहता है ये अपन भाषा में, ठीक है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग बिंद पर्वत के दक्षिण भाग में और आर्य बोलने वाला लोग उत्तर भाग में रहता है, लोग यही बात तो बोल रहा है, दूसरा क्या कह रहा है। प्राचीन काल में मिले किस पात्र में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ को रखा जाता था, तो एम्फोरा में रखा जाता है। टोटल NCERT है एकदम, चैप्टर 8 है क्लास 6 का, याद रखिएगा, चुन के दिया हुआ है, इधर उधर नहीं है, एक जगह गोट कर दिया गया है। बार बार इस वीडियो को देखकर इसको क्लियर कर लीजिएगा। प्राचीन काल में एम्फोरा नामक पात्र में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ को रखा जाता था। एम्फोरा एक कंटेनर था जिसकी तुलना प्राचीन यूनान में भंडारण के लिए प्रयुक्त बर्तन से की जाती है। इसकी आकृति में मुख्यतः एक संकीर्ण गर्दन वाला आकार और दोनों ओर पकड़ने तो हैंडल लगा होता था, ठीक है। राजस्थान के खेतरी नामक क्षेत्र से तांबे के बहुत से स्लेट पाए गए हैं। इनकी पहचान किससे की जाती है, तो हो जाएगा आदिम कुल्हाड़ी, ठीक है। राजस्थान के खेतरी या खेतड़ी क्षेत्रों से तांबे की बहुत से स्लेट जिन्हें आदिम कुल्हाड़ी कहा जाता है 1000 ईसा पूर्व के समय पाए गए हैं। और देखिए क्या कह रहा है,
ये तांबे के औजार राजस्थान के अतिरिक्त दक्षिण बिहार और मध्य प्रदेश से भी पाए गए थे। चूँकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्र पात्रों यानी कि ताम्रों से बने पत्रों यानी बर्तनों का धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग होने लगा। आज भी देखते हैं बेटी सब का ब्याह होता है तो लोग तांबा के या फुलाहा बर्तन लोटिया काहे देता है, यही चीज़ है, यही परंपरा है। ठीक है। प्राचीन कालीन धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। बर्मा तथा मलय, यहीं के क्वेश्चन IAS लेवल का पूछेगा। अभी PSC Tier 4 में सही क्वेश्चन पूछने वाला है, लिख के रख लीजिए आप लोग। बर्मा तथा मलय प्रायद्वीपों के साथ भारत टीन का व्यापार करता था। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टीन जमशेदपुर धरवान से प्राप्त होता था। हजारीबाग में टीन के अयस्क को गलाने का कार्य होता था। पढ़िए, केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, यानी कि हजारीबाग में टीन के अयस्क को गलाने का कार्य होता था, ये सही है। बर्मा तथा मलय प्रायद्वीपों के साथ भारत टीन का व्यापार करता था, ये सही है। हई कथन गलत है। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टीन जमशेदपुर धरवान से प्राप्त, ये कथन गलत है। व्याख्या आप लोग वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। प्राचीन काल में कौन सा प्रदेश बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ईसा पूर्व 6वीं-5वीं सदी में महत्वपूर्ण राज्य बन गया था? तो हो जाएगा अवंती। ठीक है, इसमें अवंती हो जाएगा। पूछ रहा है प्राचीन काल में कौन सा प्रदेश बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ईसा पूर्व 5वीं से 6वीं सदियों में महत्वपूर्ण राज्य बन गया। तो इसमें अगर मगध रहता ना तो मगध हो जाता। ठीक है, लेकिन मगध नहीं है तो कौन सा होगा? अवंती होगा। बाकी में प्राचीन काल में अवंती प्रदेश बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग करके, ठीक है, वह बतिया कह रहा है, लोहे का प्रयोग ने साम्राज्य स्थापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कि हथियार बनने लगा, उसके बाद से हल लकड़ी का होता था तो लोहा का हल हो गया, जिससे ज़्यादा खेत को तोड़ा गया और सिंचाई कृषि योग्य भूमि बनाया गया, जिससे अनाज ज़्यादा पैदा होने लगा और व्यापार वाणिज्य भी बढ़ने लगा। उसके बाद से इसकी 2 राजधानियाँ थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। ठीक है, आप लोग NCERT बुक रीड कीजिए और इसको वीडियो को देख लीजिए। 10 जगह दिमाग मत भटकाइएगा। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।